Hi, hello and welcome students. Welcome to my classroom. Myself Prashant Gupta. Welcome you all to this session. और आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं साइंस ओलंपियाड का जो फाउंडेशन है उसमें एनएसओ का जो आपको पेपर है उसमें से फिजिक्स का क्लास 8th का जो आपके पीवाईक्यूज है उसको डिस्कशन हम करने वाले हैं आज के इस सेशन में। इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस एग्जाम के बारे में, किस तरह से आपको इस एग्जाम को फिल करना है, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए वाइल फिलिंग ऑफ द एग्जाम, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा सा ध्यान दें तो इस एग्जाम में यू विल गेट बेसिकली 10 एक्स्ट्रा मिनट्स टू फिल अप योर डिटेल्स इन द ओएमआर शीट। आपको एक ओएमआर शीट मिलेगा जिसमें आपको कुछ बबल्स होंगे। उस बबल्स में आपको अपनी इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको ओएमआर शीट में क्या फिल करनी होगी। इसको फिलिंग के लिए आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आराम से करके आना, सही इन्फॉर्मेशन डाल के आना, ऐसा ना हो काम तुम्हारा हो और फिर बाद में रिजल्ट भी ना आए। तो ये चीज अच्छे से आराम से करना, 10 मिनट सफिशिएंट होते हैं सब काम करने के लिए। अगर मैं पेपर की बात करूं तो इन दैट पेपर यू आर गोइंग टू हैव 3 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन इज फॉर लॉजिकल रीजनिंग वेयर यू हैव 10 क्वेश्चंस। Second section is your science section where you have 35 questions, and the last question is called achievers section where you will have 5 questions. So in total you can say that you are having 50 questions. Okay, these 50 questions, if I talk about what are the marking of these questions, so all the questions in the achiever sections carries 3 marks. Achiever section में जो questions है they carry 3 marks, whereas all the other questions each carry 1 marks. So if I talk about the total number of questions, so here you have 3 marks each, so 15 for these 5 questions only, and for rest 45 questions you are going to have 1 mark each. So we can say out of 60 you are going to have 15 marks for your achiever section only. तो 25% पेपर तो वहीं से हो रहा है। अगर मैं मार्क्स वाइज बात करूं तो अच्छे से अचीवर सेक्शन को आपको ट्राई करना है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, आराम से हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे बस थोड़ा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड द यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड ऑब्वियसली। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, कुछ भी आपके पास चॉइस नहीं है। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन 50 आपको करके आने हैं। There are only one correct answers. Choose one option for the answer. There will be going to have 4 to 5, basically 4 options, and you have to choose one correct option, and then your choice of answer should be darken the circle in the OMR sheet using a pencil or a black ball pen, like this. Suppose this is an example. I have a question states in the water cycle condensation is the process of condensation. किस चीज का प्रोसेस है? नंबर 1 ऑप्शन ice warming up and turning into liquid, B option water vapor cooling down and turning into liquid, C option liquid cooling down and turning into ice, and D option liquid warming up and turning into vapor. We know that option B is the correct, that condensation is basically water vapor cooling down and turning into liquid. So what will you do? You basically fill this OMR sheet and you will bubble correct option. So in this case option B will be correct, so I'll correct this bubble. Make sure कि आप बाहर ना जाएं सर्कल की, और अंदर की जो सर्कल है वो अच्छे से लाइंड अप हो, बीच में कोई इसके खाली स्पेसेस नहीं हो, so that आपका ओमआर शीट सही से डिटेक्ट हो सके, आपको नंबर सही से मिल सके। जो रफ वर्क के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं होगा, उसमें आपके जो बुकलेट है उसमें आपके पास ब्लैंक स्पेसेस होगा, तो वहां पर आप जो वो भी रफ वर्क आपको करना आप कर सकते हो। ओएमआर शीट ऑब्वियसली आपको इन्विजिलेटर को वापस कर देनी है, और अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है और जो स्पेस प्रोवाइड होगा लास्ट पे वहां आपको खत्म करने से पहले, पेपर अटेम्प्ट पूरा वापस करने से पहले वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पर लिख के देनी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ 20 to 21 एनएसओ पीवाईक्यू पेपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए साइंस की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इजी क्वेश्चन आपको बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई और बोला है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स साउथ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट। क्या ये बात सही है कि किसी मैग्नेट का, अगर मेरे पास 2 पोल होते हैं बच्चे मैग्नेट में, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, अगर मैं इसके सामने नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ इस तरह से लेकर आऊं तो साउथ पोल of a magnet, we can say north pole of a magnet attracts the south pole of another magnet. ये दो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है, पहले ही ऑप्शन सही मिल चुका, आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द मास ऑफ एयर इन द कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। ऐसा तो होता नहीं है, वो होता है प्रेशर क्या होता था? फोर्स पर यूनिट एरिया। मास की बात तो करते नहीं थे, वेट ऑफ एयर कॉलम की बात होती थी, तो ये तो बात गलत हो गई, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया।
ऑफ सरफेस वेयर फोर्स एक्स पैरेलल टू द सरफेस ऑन विच प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। भाई ऐसा तो होता नहीं था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात होती थी, तो यहां पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। लास्ट स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट ओनली। ऐसा तो नहीं है, अपने पास दो तरह की फोर्सेस होती थी, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कौन सी फोर्सेस है बेटा, जल्दी से बताओ, कम ऑन। यस, दीज आर नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट में आना कंपल्सरी नहीं है, ये भी गलत हो गया, ओनली ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग एड बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है, जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 है आपके सामने, अ स्ट्रॉ rubbed with a paper attracts another straw. It's an observation statement. Okay. Second statement is electrostatic force is always defined as the force exerted by a charged body on a uncharged body. अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट पार्शियली सही है, या कह सकते हैं गलत है। ठीक है, कैसे कहेंगे, देखो, क्योंकि फर्स्ट अगर आप एक स्ट्रॉ को रब करते हो तो उसके बाद अगर वो दूसरे स्ट्रॉ को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ये बात सही है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इस तरह से डिफाइन थोड़ी होते थे कि वो एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी पे लगाते थे, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप एक स्ट्रॉ को क्या करते थे, रब करते थे, तो उसको आप चार्ज करते थे। वो चार्ज दूसरे स्ट्रॉ जो कि न्यूट्रल था उसमें से पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा अगर नेगेटिवली चार्ज है तो, और नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो दो चार्जेस एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया बच्चे, रॉन्ग हो गया। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन में से क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। सेकंड है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। सी है आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, और फोर्थ है वो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। तो पहली बात मुझे समझ में आ रही है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसके सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बच्चे, अब ये क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइसेस कैन प्रोड्यूस रियल इमेज। इनमें से कौन कौन सी ऑप्टिकल डिवाइसेस रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकती है। अगर अपने को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो कैसे करते थे, सबसे पहले तो आपके पास एक दो मिरर्स हैं आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड, और दो लेंसेस है आपके पास। ठीक है, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो बच्चे, तो ये जो मिरर होता था, यहां से आपके पास अगर आप F पर थे तो इमेज बनती थी आपके पास इंफिनिटी पर, अगर C पर थे तो इमेज बनती थी C पर, C और F पर थे तो इमेज बनती थी कहां पर, C से पीछे, है ना। तो ये सारी आपकी इमेजेस बनती थी कैसी, इन्वर्टेड एंड रियल इमेजेस बनती थी। वेयर एज अगर मैं इस वाले मिरर की बात करूं तो यहां पर आपकी सारी इमेजेस कैसी बनती थी, ये आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके ये रे कुछ इस तरह से चली जाती थी, डायरेक्टली तो कभी मिल नहीं पाएगी, तो कुछ इस तरह से पीछे आप इसको एक्सटेंड करते थे, और एक्सटेंड करने के बाद लेट्स सपोज अगर ये इसका कोई एक आर वैल्यू रहेगी तो यहां से आके आपके पास इस तरह से वैल्यू मिलेगी, और यहां आपके पास कोई एक इमेज बनती थी। तो यहां से आपको इरेक्ट इमेज मिलती थी, पर कैसी मिलती थी, इमेजिनरी इमेज मिलती थी। तो सिर्फ आपके पास कॉनकेव मिरर है जो कि रियल इमेजेस दे सकता था। सिमिलरली अगर मैं लेंसेज की बात करूं बच्चे, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो लेंसेज में आपके पास क्या होता था, अगर मैं बात करूं बाय कॉन्वेक्स लेंस जो मेरे पास है, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस में आपके पास क्या होता था, अगर यहां आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस तरह से कुछ रे डायग्राम बनाते थे, और सर यहां पर मुझे इन्वर्टेड और रियल इमेजेस मिलती थी। इसमें सर इमेजिनरी भी मिलती थी अगर आप फोकस और पोल के बीच में आ जाओ, पर रियल भी तो मिलती थी। तो सर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस कैन प्रोड्यूस रियल इमेजेस। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चे कॉनकेव लेंस के बारे में, तो ये जो आपका लेंस होता था ये क्या करता था, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते थे इसको, क्या करता है, रेस को डाइवर्ज करता है। तो अगर मैं इस तरह से मेरे पास रे है तो क्या करेगा, इस रे को कुछ ऐसे आगे भगा देगा, और आपके पास जो इमेजेस मिलती थी कैसी मिलती थी, कुछ इस तरह से मिलती थी, जो कि रियल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने इस इमेज को पीछे क्या बैक ड्रॉ करा है, पीछे की तरफ वापस लेके आया, तो ये आपके पास इमेजिनरी इमेज मिलती थी। तो ओनली कौन से दो चीजें बची बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा बाय कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेजेस बना सकता है। तो अगर मैं ऑप्शन वाइज देखूं तो कौन सा हो गया,
फर्स्ट एंड फोर्थ। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस कैन प्रोड्यूस रियल इमेजेस। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन चैप्टर से बच्चे। स्टेटमेंट पढ़ते एक बार क्या है। देयर आर 3 लॉन्ग प्लैंक्स, ठीक है, ईच ऑफ लेंथ 5 मीटर, तीनों की जो लेंथ है वो फिक्स है, और इसके ऊपर जो बॉल है दे आर ऑल्सो आइडेंटिकल, ठीक है, तीनों आइडेंटिकल बॉल जो है वो आपने प्लेस करी इसके ऊपर। नाउ द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑफर्ड बाय द प्लैंक 1, 2 एंड 3 ऑन द बॉल आर F1, F2, F3। इन तीनों के ऊपर कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रही है, पहले के ऊपर F1, दूसरे के ऊपर F2, तीसरे के ऊपर F3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ सेम फोर्स विच इज अ पुश फोर्स इज गिवन टू ईच बॉल, then time taken to leave the plank 1, 2 and 3 are 2 minutes, 1 minute and 4 minute। फर्स्ट प्लैंक को बच्चे 2 मिनट लगते हैं, सेकंड प्लैंक को आपके 1 मिनट लगता है, थर्ड प्लैंक को आपके 4 मिनट लगता है रेस्पेक्टिवली। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द फ्रिक्शनल फोर्सेस। अब मैं अगर थोड़ा सा ध्यान दूं, कोई प्लैंक में आप बहुत जल्दी बाहर आ रहे हो, किसी में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर इन तीनों को ही सेम पुश फोर्स दिया गया था तो इनका टाइम अलग अलग क्यों हुआ? सर फ्रिक्शन की वजह से हुआ, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, बोला गया है कि F1, F2, F3 आर व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो इस फोर्स को कौन अपोज कर रहा होगा? फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा। जिसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्या वो बॉल ज्यादा टाइम लेगी यहां से पास होने में, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। पक्की सी बात है, जिस प्लैंक का जिस बॉल पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्या वो बॉल उतना ही ज्यादा टाइम लेगी इस 5 मीटर सेम डिस्टेंस को कवर करने में? यानी सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया? सबसे ज्यादा टाइम लिया 4 मिनट्स का थर्ड प्लैंक ने, उसके बाद लिया फर्स्ट प्लैंक ने 2 मिनट, और सबसे तेज निकला सेकंड प्लैंक। यानी फ्रिक्शन सबसे कम होगा किसका? सेकंड प्लैंक का फ्रिक्शन सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? थर्ड प्लैंक का सबसे ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन का अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर देखूं तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किस में? सर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है थर्ड में, उसके बाद फर्स्ट, और उसके बाद सबसे कम सेकंड। तो अगर फ्रिक्शन का मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर देखूं तो क्या आपको ऑप्शन सी आंसर दिख रहा है? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन थर्ड में, फिर फर्स्ट, और सबसे कम फ्रिक्शन सेकंड प्लैंक में है, क्योंकि वो 1 मिनट में बाहर आ गया। इजी क्वेश्चन, आप आराम से एक पिक्चर बना के सोच सकते हो कि भाई ऑब्वियस सी बात है जिसपे फ्रिक्शन ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा बॉल को पास करने में, तो थर्ड वाले को सबसे ज्यादा टाइम लगा तो फ्रिक्शन उसका सबसे ज्यादा, सेकंड को सबसे कम लगा तो इसका सबसे कम, और फर्स्ट का मिड रेंज में। ठीक है, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चे। क्या बोला गया है? इफ, ये आपका सम नेचुरल फिनोमेना से क्वेश्चन है, इफ अर्थक्वेक अकर्स देन इट मे कॉज। अर्थक्वेक क्या क्या कॉज कर सकता है, ये आपसे पूछा गया। पहली चीज बोला गया सुनामी कॉज कर सकता है, फ्लड्स कॉज कर सकता है, और लैंडस्लाइड्स कॉज कर सकता है। आपको बताना है क्या सिर्फ सुनामी कर सकता है, क्या सिर्फ फ्लड्स कर सकता है, क्या सुनामी और लैंडस्लाइड दोनों कर सकता है, या फिर तीनों कर सकता है? जरा सोचो, लेट्स सपोज आप किसी हिली एरिया में हो और अर्थक्वेक आया तो क्या हो सकता है? सर लैंडस्लाइड हो सकती है। लेट्स सपोज आप किसी बीच के आसपास हो और वहां पे अर्थक्वेक आया तो क्या आया? सर सुनामी आ सकती है। लेट्स सपोज आप किसी रिवर एरिया में हो और वहां पे अगर सुनामी आया तो क्या है? सर फ्लड्स आ सकते हैं। तो क्या अर्थक्वेक डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहां पर हो ये तीनों कॉज कर सकता है? बताओ भाई, कर सकता है ना? तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सुनामी, फ्लड एंड लैंडस्लाइड, तीनों के तीनों वो कॉज कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से क्वेश्चन है बच्चे, आराम से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी सैटेलाइट होती है? वो सैटेलाइट जो मैन मेड है, वो सैटेलाइट जो हमने अर्थ से अर्थ की ऑर्बिट में डाले हैं, उन सैटेलाइट्स को आप बोलते हो कि वो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। ठीक है, नंबर 1 स्टेटमेंट दिया गया है, दे रिवॉल्व अराउंड अर्थ बट मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। यार अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? क्या मून को अर्थ का सैटेलाइट बोल दें? सैटेलाइट का मतलब क्या? वो चीज जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और आर्टिफिशियल वो जो हमने लगाया है। तो अगर मैं बोलूं तो आर्टिफिशियल, यस, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने दिया, और ये सैटेलाइट अर्थ का, मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बात करूं कि ये अर्थ है और ये आपके पास मून है, तो जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो तो बहुत ज्यादा पास होते हैं, वो यहां कहीं होते हैं चुन्नू मुन्नू से,
है ना, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो यार ये दे रिवॉल्व अराउंड अर्थ बट मच क्लोजर डिस्टेंस देन अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। तो यार फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। पक्की सी बात, अगर आपको याद हो, अगर ऐसा कुछ आपको दिखे, जितने भी आपके जीपीएस पे जो भी चीजें दिख रही हैं, कैसे दिख रही हैं, क्योंकि आपका एक सैटेलाइट है, वो हर जगह की लोकेशन आपको देख के ट्रांसफर कर देता है। तो आपके पास वेदर की रिपोर्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस जो आप जीपीएस कम्युनिकेशन की बात करते हो या रिमोट सेंसिंग की बात करते हो, ये सब आप यूज कर सकते हो। ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है दे आर नॉट यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। यार ऐसा तो नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप बोल रहे हो दे आर नॉट यूज्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर ये दो स्टेटमेंट सही है तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है एबीसीडी में से? तो सर ऑप्शन बी जो दिख रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। याद क्या रखना है कि यहां पे बच्चे नॉट लिखा हुआ है, दे आर नॉट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, दे आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, बट क्योंकि यहां नॉट लगा है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखें बच्चे, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये हमने पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ करंट कैरिंग वायर में, कि अगर आपने एक वायर में लूप में करंट दिया तो क्या आता था सर? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर wrapped around an iron nail forms a electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता था बच्चे? अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है और इस करंट कैरिंग लूप के अंदर आप एक सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं, आयरन का कोई टुकड़ा डाल देते हैं, तो ये जो चीज बनती थी इसको आप बोलते थे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या करता था? आपके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को और ज्यादा इनहेंस करता था, और ज्यादा बढ़ा देता था। ठीक है, इसको आपने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सर सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन अब मैं ध्यान से सुनना, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, बट क्या द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1? ऐसा तो नहीं है यार। ये आप बात करो इलेक्ट्रोमैग्नेट की, यहां आप बात करो करंट बिहेविंग एज अ करंट कैरिंग वायर बिहेविंग एज अ मैग्नेट की, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखूं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो सर ये बात मेरे को अच्छी लगती है, ये बात बिल्कुल सही लगती है, ये मेरा करेक्ट आंसर है। अगर मैं ध्यान दूं बच्चे, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखो आराम से, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन है बच्चे। Sohan, very mischievous boy, connects three identical bulbs X, Y and Z. If they are identical, their resistance will be same. As simple as that. As shown in the figure. Now, which of the following statement is correct? आपको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते बच्चे। फर्स्ट स्टेटमेंट है if bulb X is fused. Fused basically means what? Resistance breaks. Okay? Circuit open. अगर आप बोल रहे हो कि फ्यूज हो गया, इसका मतलब क्या? सर्किट ओपन है। ठीक है, सर्किट ब्रेक हो गया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो इफ X इज फ्यूज्ड देन बल्ब Y एंड Z विल ब्लो। अगर X सर्किट बच्चे ये गायब हो चुका है, यहां से ये ओपन है, तो क्या आपको लग रहा है Y का करंट का लूप कंप्लीट हो पाएगा क्या? नहीं। तो Y तो ग्लो नहीं कर सकता, Z ग्लो करेगा, ये बात सही है, लेकिन Y ग्लो नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट तो बच्चे गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ नाउ अगेन, नाउ व्हाट दे हैव डन, नाउ दे हैव फ्यूज्ड Y आल्सो एंड देन दे आर आस्क्ड X विल ग्लो। अब यहां भाई अगर आपने X Y को क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया, तो यार ये सर्किट फिर से टूट गया। सर्किट टूट गया तो X फिर से, X में कोई करंट फिर से नहीं बहेगा, यानी X ग्लो नहीं कर सकता, सिर्फ Y ग्लो करे। अगर Y फ्यूज हो गया तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट चेक करो, इफ Z इज फ्यूज्ड देन X एंड Y विल ग्लो। अब हमने क्या करा है? Z को फ्यूज करा है, यानी यहां से इसको सर्किट से हटा दिया है, इसको ऐसा करा है और बीच में कोई वायर ज्वाइंट नहीं है, तो बोल रहे हैं क्या X एंड Y विल ग्लो? अरे हाँ सर, अब तो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि Y और Z के पास आने के लिए जो करंट का रास्ता था वो तो क्लियर है, वो तो टूटा ही नहीं है, आपने सिर्फ Z को तोड़ा था, तो यहां से करंट आएगा और इस तरह से बह जाएगा, इस तरह से। तो Y
और एक्स दोनों क्या करेंगे बच्चे, ग्लो करेंगे यानी जल जाएंगे। तो पक्की सी बात है क्या ऑप्शन सी सही दिखा तुमको, बताओ भाई। ऑप्शन सी सही दिखा। इफ Z इज फ्यूज देन X एंड Y बोथ विल ग्लो। अच्छा फोर्थ एक बार चेक कर लेते हैं, दैट ऑल बल्ब्स विल ग्लो विद द इक्वल ब्राइटनेस। ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा सा स्टडी अच्छे से कर लेते हैं ना, ताकि अपने को कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझ आए। अगर ये दोनों बच्चे किस में है, सीरीज में है, तो पक्की सी बात है सर इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैसा हुआ बच्चे, अलग हुआ। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लेट सपोज यही होगा, लेट सपोज ये V है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो V रहा, लेकिन इन दोनों के अक्रॉस मिला के पोटेंशियल ड्रॉप V है, इंडिविजुअली पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होगा। और आप बोलते क्या हो, आप बोलते हो पावर जो ग्लो को रिप्रेजेंट करती है, जितनी जिस बल्ब के पास जितनी पावर होगी उतना ज्यादा वो ग्लो करेगा, वो होता था VI या फिर I²R। तो इनके पास करंट डिफरेंट होगा, करंट डिफरेंट होगा तो ये दोनों अलग इंटेंसिटी से ग्लो करेंगे और Z अलग इंटेंसिटी से ग्लो करेगा। ठीक है, तो इनके जो आपस का ब्राइटनेस है वो सेम नहीं होगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपके पास क्या है, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट्स हीट। ठीक है भाई, स्टेटमेंट सही लग रहा है। When this heat falls on some other objects, a part of it, let's suppose all hot bodies are radiating heat. Let's suppose आपके पास कोई गर्म स्टोव है, आपके पास आग जल रही है, हीटर है, ये सब क्या है, सारी हॉट बॉडीज हीट रेडिएट करती हैं। जब भी ये चीज, ये हीट किसी बॉडी पर गिरती है तो वो क्या कर सकता है, इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। हीटर है, आपने हाथ रखे तो अपने हाथों को ठंडा कर लिया सर्दी में, तो आपने एब्जॉर्ब करी हीट। रिफ्लेक्ट कर सकता है, रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या, लेट्स सपोज मैंने कोई शाइनी सरफेस लगा दी और हीटर के आगे, तो उस तरह से हीट आगे से चली जाएगी, है ना भाई, रिफ्लेक्ट हो सकती है हीट। और ट्रांसमिट कर सकता है, मतलब लेट्स सपोज ट्रांसमिट करने का सीधा सा मतलब क्या है कि उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल है क्या वो पूरे एनवायरमेंट को गर्म कर सकता है, हाँ सर कर सकता है। तो ट्रांसमिट भी हुई, रिफ्लेक्ट भी हुई और ऑब्जर्व भी हुई। क्या इसका मतलब है वो तीनों कर सकता है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। इजी सी चीज है यार, देखो रिफ्लेक्ट भी करेगा, ट्रांसमिट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, तो तीनों करेगा ना भाई। मे बी एब्जॉर्ब, मे रिफ्लेक्ट, मे ट्रांसमिट, डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है ना भाई, मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज ज्यादा करेगा। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान दो बच्चों, अच्छा सा आपके पास एक ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया और आपसे पूछा गया है, इट इज द मोशन ऑफ अ टॉय कार शोन इन द फिगर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट चेक करो बच्चों, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अ कार इज मूविंग फास्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड। अगर मैं 5 और 10 सेकेंड के बीच में देखूं तो क्या आपको एक लाइन दिख रही है जो एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर है, स्टीप है बहुत ज्यादा। सर अगर मेरे को याद हो तो वेलोसिटी की वैल्यू में निकालता था, जो मेरी स्पीड जो होगी वो होगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको जितना टाइम लगा। तो डेल्टा एक्स मुझे दिख रहा है 12 - 4 यानी 8, और टाइम कितना लगा 5, 10 में से 5 तो 5, तो इतना आपको टाइम लगा। यार ये तो बहुत स्टीप स्लोप है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था क्या वही स्पीड होती थी। आप बाकी जगह देखोगे तो बाकी जगह स्पीड की वैल्यू उतनी नहीं है, पर यहाँ पे स्पीड ज्यादा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कार इज मूविंग फास्टेस्ट ड्यूरिंग दैट इंटरवल। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखो सबसे ज्यादा जो स्लोप है वो इस ग्राफ का, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, पर सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, सबसे ज्यादा स्लोप सर इस ग्राफ का है, यानी 5 to 10 सेकंड के बीच में वो फास्टेस्ट मूव कर रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, और हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो ये हमारे आंसर में तो काउंट नहीं हो सकता सर, क्योंकि हमसे तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा ना भाई, तो आंसर में तो काउंट नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 0.8 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ कि आप सारे डिस्टेंसेस में स्पीड निकालो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा बच्चा, आपने 0 से स्टार्ट करा था और आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा 20 मीटर्स। तो मैं करता हूं वी एवरेज, जो कि मेरी एवरेज स्पीड है वो होगा टोटल डिस्टेंस यानी 20 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है डिस्टेंस ट्रेवल करने में, आपको लगा पूरा 25 सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4/5, या मैं कह सकता हूं 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो सर जो एवरेज स्पीड की आप बात कर रहे हो वो 0.8 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ये बात भी सही हो गई। तो स्टेटमेंट बी जो आपका ऑप्शन है वो भी रॉन्ग नहीं है, वो भी करेक्ट है बिल्कुल। सी की बात करते हैं, द कार इज मूविंग विद 3 डिफरेंट स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी। अगर इस स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं तो स्पीड, डिफरेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ
कि आपके डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज है ना, यानी आपका रेट जो है, जो स्लोप जो है वो डिफरेंट है। यहां अगर मैं देखूं तो ये एक स्पीड है जहां आपने 4 मीटर ट्रेवल करा है 5 सेकंड में, फिर आपने क्या करा, आपने 8 मीटर ट्रेवल करा 5 सेकंड में, ठीक है, तो आपने स्पीड को बढ़ाया। उसके बाद फिर आपने क्या करा, आपने 12 से 16 गए, यानी आपने फिर से 4 मीटर ही ट्रेवल करा और 5 सेकंड में ही करा, यानी 0 से 4 की जो स्पीड थी और 12 टू 16 की जो स्पीड थी, ये स्पीड तो सेम निकली। आपको क्या लग रहा होगा ये देख के, कह रहे यार ये 4 डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है तो 4 स्पीड है, नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कि 4 डिफरेंट डिफरेंट लाइंस तो मुझे दिख रही है, पर क्या किसी की स्पीड सेम तो नहीं है। तो अगर मैं देखूं 0 से 4 के आपने 4 मीटर ट्रेवल करा 5 सेकंड में, तो इसकी स्पीड आई 4 डिवाइड बाय 5। यहां आपने क्या करा, यहां आप 4 से 12 मीटर तक गए, यानी 8 मीटर आपने ट्रेवल करा 5 सेकंड में, तो ये आया आपके पास 8 डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकंड। थर्ड में आप मूव करें, आप 12 टू 16 मूव करें और ये 5 सेकंड में मूव करें, यानी ये भी है 4 डिवाइड बाय 5। और फोर्थ स्पीड अगर मैं देखूं तो 16 से 20 आप गए, यानी 4 मीटर ही आपने ट्रेवल करा, बट इस टाइम आपने 10 सेकंड लिए, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 10। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीड्स की बात करूं तो एक स्पीड ये है, एक स्पीड ये है, एक स्पीड ये है, तो आपने 3 डिफरेंट स्पीड्स के साथ ये जर्नी जो है वो ट्रेवल करी है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। रॉन्ग नहीं है ये स्टेटमेंट, तो यार ये स्टेटमेंट भी सही होगा, पर मुझसे तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछे गए हैं। आखिरी वाले को एक बार चेक करते हैं। आखिरी वाले का कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द कार इज 8 मीटर पर सेकेंड एट 8 सेकेंड इज 0.8 मीटर पर सेकेंड एट 8 सेकेंड। यार 8 सेकेंड कहां आएगा सर, पक्की सी बात है 8 सेकेंड कहां आएगा, अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं तो 8 सेकेंड 5 और 10 के बीच में कहीं आएगा ना, क्या इस पूरी जर्नी के बीच में कहीं आपका 8 सेकंड आएगा। और ड्यूरिंग दैट जर्नी अगर मैं ध्यान दूं तो जो आपकी स्पीड है वो क्या है सर, वो आपने 4 मीटर ट्रेवल करा था, 8 मीटर ट्रेवल करा था और 5 सेकंड में करा, तो ये वाली स्पीड है आपकी। अगर इस स्पीड को मैं चेक करूं तो सर ये 0.8 मीटर पर सेकंड तो नहीं है, ये कितनी है 1.6 मीटर पर सेकंड है, क्यों भाई। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया और मुझसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है, तो ये मेरा आंसर हुआ। क्या बात समझ आई बच्चों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन डी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि कार की जो स्पीड एट 8 सेकंड है वो 0.8 नहीं है, 1.6 मीटर पर सेकंड है। एज सिंपल एज दैट। चलो मूविंग हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा, ओके। If a ball is placed between the mirror and there are 9 images formed, आपने एक बॉल लिया, लेट्स सपोज मेरे पास 2 मिरर हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, ये आपके पास एक मिरर है, ये आपके पास दूसरा मिरर है, और इसके बीच में आपने एक बॉल रखा है, ठीक है जी। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है देयर आर 9 इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ दिस बॉल, देन थीटा क्या होना चाहिए। क्या आपको नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 मिरर्स एट एन एंगल का फॉर्मूला याद है क्या बच्चों? क्या वो फॉर्मूला होता था 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1, ये बताता था आपको नंबर ऑफ इमेजेस आपकी कितनी बनेंगी। 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1, जहां थीटा होता था एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ओके। अगर यहां पे मैं नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू डाल दूं तो ये हो जाएगा बच्चों 9, आ जाएगा 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये माइनस 1 वहां जाएगा तो बच्चों आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 360 डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल्स टू 10। यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 360 डिवाइड बाय 10, बेसिकली मीनिंग 36 डिग्री। तो क्या मुझे 36 डिग्री आंसर दिख रहा है क्या? करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग हेड, ये भी आपका लाइट से ही क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन, एक बार देखते हैं इसको। इसमें थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री अगर समझ में आती है, हल्का फुल्का एंगल्स के साथ अगर आप खेल सकते हो तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको 2 मिरर दिए गए, एक मिरर 1 है, एक मिरर 2 है। इन दोनों मिरर एक दूसरे से क्या है, राइट एंगल पर है, यानी ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। उसके बाद बोला ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन मिरर 1 एट एंगल थीटा एंड देन फॉल्स ऑन मिरर 2 आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके। इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन for the ray reflected from mirror 2 is 65 degree। दोबारा समझो इस स्टेटमेंट को। If the angle of reflection for the ray reflected from mirror 2 is 65, मतलब क्या होगा, ये रे कुछ ऐसी आई होगी। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको पता था, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां से रे अगर थीटा डिग्री से आई थी तो थीटा डिग्री से कुछ इस तरह से चली जाएगी, ये एंगल भी थीटा ही रहेगा बच्चे।
अब मुझे एक बात और पता थी कि यहाँ पे अगर मैं दोबारा से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो अगर ये लेट सपोज किसी एंगल आर से आता है, तो इसको आर से ही वापस जाना होगा बच्चे। और ये आर कितना दिया गया है आपको, ये आपको दे दिया गया है, क्या बोला है, द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर टू इज 65, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आर यार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो था ये वाला। तो क्या इसका बेसिक सा मतलब मुझे समझ आया कि ये जो एंगल है ये 65 है बच्चे। अगर ये एंगल 65 है तो क्या ये वाला एंगल भी बच्चे 65 होगा, ध्यान से देखो। तो ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 65 है। अगर ये दोनों आपस में 90 थे तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर होंगे, क्या उसका आपस में एंगल भी 90 डिग्री होगा, जरा सोच के देखो। ये आपस में स्क्वायर नहीं बना लेंगे, रेक्टेंगल सा नहीं बना लेंगे। इस पर एक आपने परपेंडिकुलर खींचा और इस पर आपने एक परपेंडिकुलर खींचा, क्या वो दोनों आपस में 90 डिग्री पर होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और चारों का सम कितना होगा था 360, माइनस करूंगा ये 90 आ जाएगा आसानी से। तो ये 90 है, ये 65 है और ये थीटा है। क्या मुझे एंगल की एक और प्रॉपर्टी याद आ रही है बच्चे, के सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल कितना होता था 180। एक 90 दिख रहा है, दूसरा 65 गिवन था, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आसानी से, यानी 90 प्लस 65 प्लस थीटा कितना होना चाहिए बच्चे 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे 180 माइनस 90 माइनस 65। क्या आपको आसानी से आंसर दिख रहा है कि आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 25 डिग्री। तो ऑप्शन ए आपको आंसर दिख रहा है क्या, करेक्ट। ओके, इजी क्वेश्चन, थोड़ी सी ज्योमेट्री अगर आपको आती थी, हल्का फुल्का एंगल्स अगर आपको समझ आते थे तो आसानी से हम ये काम कर सकते थे। चलो बच्चे मूविंग अहेड, आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेजेंट साउंड। या प्लेजेंट साउंड क्या होता है, साउंड दो तरह का होता था सर, एक होती थी नॉइस और एक होता था साउंड, है ना। नॉइस क्या होती थी, जो हार्मोनियस नहीं है, जिसमें इक्वल इंटरवल नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे भाग रहा है, जिसमें कोई पिच कोई फिक्स हार्मोनी नहीं है। तो अगर मैं ये देखूं, यहाँ पे आपके पास उल्टा सीधा कुछ भी बना हुआ है वेव फॉर्म, मतलब एम्पलीट्यूड भी फिक्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स नहीं है, बढ़ कम रही है, सब चीजें चेंज हो रही हैं और इरेगुलरली हो रही हैं। देखो प्लेजेंट साउंड क्या होता है, आपके पास चीजें ऐसी हो सकती हैं पर रेगुलर इंटरवल्स पे होनी चाहिए, तो यहां पर वो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं हो रही। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर भी वो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं हो रही। अगर आप देखो एम्पलीट्यूड ऐसे ही चेंज कर रहे हैं, कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है। यहां आप देखो तो यहां पर भी आपके पास कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। लेकिन जो ऑप्शन ए दिख रहा है बड़ा साफ सुंदर सा प्यारा सा बच्चा, साफ सुथरा, इसमें क्या है एम्पलीट्यूड भी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, तो क्या मुझे एक ये प्लेजेंट साउंड सुनाई देगा? क्या समझ आ रही है बात कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चल इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल वुड बी। मतलब सिंपल आपको फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। रिलेशन याद है कि अपने को एक छोटा सा रिलेशन होता था कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। याद आ रहा है क्या रिलेशन? बस आपको इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू डालनी है और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी बच्चे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको बस वैल्यू डालनी है, तो -40 वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू आएगी बच्चे क्या आएगी, यहां पे अगर मैं देखूं तो 9/5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -40, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का 32। तो यहां पे अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो लिख सकता हूं डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू -72 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 9। ये आ जाएगी क्या कहानी? इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं बच्चे, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करूं तो 3 3 9 और ये चला जाएगा 3 2 6 और 4 12। अगेन आई कैन बेसिकली कट दिस थिंग 3 एंड दिस विल बी 8। तो 8 टाइम्स 5 बेसिकली इक्वल्स टू 40। तो डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, so -40 degree Fahrenheit is equal to -40 degree Celsius. So option A is your correct answer. Okay, chalo let's move on to the next question. Next question, for the myopia eyes the defect is corrected by। myopia eye क्या होता था बच्चे? myopia eye वो आई होती थी सर जिसमें हमारे पास जो इमेज थी वो क्या होती थी, पहले ही बन जाती थी।
अगर ये मेरे पास इमेज है, ये मेरे पास मसल्स थी और ये मेरे पास लेंस था, ये मेरे पास लेंस है, आई लेंस जो है, इस आई लेंस को कुछ मसल्स जो हैं वो पकड़े हुई हैं, और जो इमेज मुझे बन रही थी वो एक्चुअल में कैसी होती थी, कुछ ऐसे इमेज आती थी और वो रेटिना से पहले ही क्या होती थी, कन्वर्ट हो जाती थी। इसको बोलते थे हम मायोपिया। इसको दूर करने के लिए क्या करते थे सर, इसको दूर करने के लिए एक कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह का हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते थे, जो क्या करता था, इन रेस को क्या करेगा बच्चों, वो डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा तो कुछ इस तरह से भेजेगा, अगर मैं ध्यान दूं जरा, तो उन रेस को वो कुछ इस तरह से भेजेगा, इनको डाइवर्ज करेगा कुछ इस तरह से, और डाइवर्ज होने के बाद अब ये रेज आपके रेटिना पर मिल जाएंगी। तो आपने क्या यूज करा, आपने यूज करा एक कॉनकेव लेंस टू बेसिकली करेक्ट मायोपिया आई। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं बेटा सेक्शन बी विच इज योर अचीवर्स सेक्शन। इसका एक क्वेश्चन आपके कितने नंबर का होता है बेटे, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। जितने भी क्वेश्चन थे इससे पहले वो सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या बचे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एलईडी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना है, इन 4 कॉलम्स को देखकर आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो फिल करना है। चलो देखते हैं। एन एलईडी मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर। ठीक है, the LED glows even when option 1 even when what electric current flows through it। even what weak और strong दो ही ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो even weak field electric current या even strong electric current, या strong electric current होगा तो करंट भी जो आपका बल्ब था वो भी जो ग्लो कर जाता था। बल्ब की जगह आप एलईडी यूज कर रहे हो, तो एलईडी की खासियत क्या होती थी कि वो वीक करंट्स पर भी जो है वो ग्लो कर जाती है। तो मेरे को 2 ऑप्शन सही दिख रहे हैं सर, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, कि ऑप्शन ये टेबल 1 में इवन वीक इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो थ्रू इट, ये स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू अ एलईडी। अगर आपने एलईडी का स्ट्रक्चर देखा हो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता था, आपके पास 2 यहां से वायर होते थे, एक वायर थोड़ा बड़ा सा होता था, एक छोटा सा होता था, बड़े वाले को पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव बोला जाता था। तो उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, क्या बोला गया है, 1 लीड विच इज सेकंड देन अदर। अब ये लॉन्गर देन अदर भी हो सकता था और शॉर्टर देन अदर भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो अभी हमें नहीं पता क्या आंसर है। देन अदर की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, पर आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देन अदर व्हेन लीड इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, लॉन्गर लीड is always connected to what sir, longer lead is always connected to positive। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हुआ कि longer lead is always connected to positive terminal of the battery and the shorter lead is always connected to the fourth which is negative terminal of the battery। तो जहां वो ये बात कर रहे थे सेकंड वाले की, the one lead is longer than the other। अब पूरे स्टेटमेंट को मैं सही से पढ़ता हूं, अपने पास ये जो 4 है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब इस पूरे स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, आप लोग चेक करिएगा कहीं गलती तो नहीं है। स्टेटमेंट स्टार्ट्स, एलईडी ग्लोस इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। स्टेटमेंट सही है। देयर आर 2 वायर्स कॉल्ड लीड्स अटैच्ड टू वन लीड, वन लीड इज लॉन्गर देन अदर। व्हेन an LED is connected to a circuit, longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। आपको एक ब्लॉक ऑफ मास 10 kg दिया गया, ये आपका 10 किलोग्राम का जो है ये ब्लॉक है, जो आपको आपने अटैच कर रखा है किससे, स्प्रिंग बैलेंस से अटैच कर रखा है एज शोन इन द फिगर। आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि बोथ स्केल्स विल रीड 10 kg। ये आपके पास 2 स्केल्स है बच्चे, एक स्केल ये है, एक स्केल ये है, और 10 kg का ये ब्लॉक है। आपको बताना है कि दोनों स्केल 10 kg रीड करेंगे, बोथ स्केल रीड 5 kg, अपर स्केल विल रीड 10 kg and the lower scale will read 0 or the reading can be anything but their sum will be 10 kg। इसमें से क्या होना चाहिए? अगर मैं ध्यान दूं और इंडिविजुअली सिर्फ इसकी बात करूं तो मेरे को एक चीज समझ आ रही है सर, इनके बीच में कहीं ना कुछ एक फोर्स लग रहा होगा जिसको मैं टेंशन नाम दे देता हूं। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या, पर कुछ तो लग रहा होगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस स्प्रिंग बैलेंस की बात करूं, अगर ये स्टेशनरी है ना बच्चे,
कहीं मूव तो नहीं कर रहा, यानी समेशन ऑफ फोर्सेस फिक्स हो गया होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस 0 हो गया होगा। इस पर टेंशन फोर्स ऊपर काम कर रहा है, इस पर इसका मास जो है वो नीचे काम कर रहा है। तो इस बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो इस पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो काम कर रहा है नीचे टेन जी और एक ऊपर काम कर रहा है टेंशन, और ये किस में है, इक्वल यानी बैलेंस में है। तो क्या टी की वैल्यू जो होगी वो टेन जी होगी, और क्या स्प्रिंग बैलेंस टेंशन की ही वैल्यू बताता था। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, यानी स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रही। अब सेकंड की अगर मैं बात करूं, ऊपर वाले की बात करूं, तो बच्चे इस पे कौन सा आपको फोर्स दिख रहा है, सर एक ही फोर्स दिख रहा है नीचे जो कि टेंशन है, और जो टेंशन कितना है 10 जी। तो क्या ये भी वही सेम रीडिंग बताएगा, यानी कि दोनों के दोनों स्केल्स 10 kg रीडिंग जो है वो शो करेंगे। ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। ओके, चलो आपको ये वीडियो, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो, ओलंपियाड से रिलेटेड, एनएसओ से रिलेटेड बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल वो आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे, दैट इज student.myclassroom.digital। आप इसको विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। देखने के लिए आपको हल्का सा लॉगिन करता रहेगा, ये लॉगिन आप वेबसाइट पर भी कर सकते हैं, और हमारा जो टैबलेट एप्लीकेशन है उस पर भी आप लॉगिन करके जो वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट है, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर, इन सब पर हमको पिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डाउट्स वगैरह जो भी है। जो आप इसके लिए आपको जाना पड़ेगा myclassroom.digital पर। ओके, आई होप बच्चों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। हम मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।